अभी बहुत ही रीसेंट सबके ज़ुबान पर है, सब लोगों को पता है, जो नरेगा का एक स्कीम थी, जो जिसको अब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, उसमें एक पहले से कमिटेड फंड मिलता था जी, जिसको अब राम जी शायद RAM जी अब जो है विकसित भारत रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना दिया है। जी जी। लोग भूखे क्यों रहे, लोग बेरोजगार क्यों रहे? पहले लोगों के लाइवलीहुड का प्रबंध करो और वो डिमांड, लोगों की जो लाइवलीहुड की डिमांड्स हैं, जो रोजगार की डिमांड है, पहले उसे पूरा करो। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि जब ये केंद्र सरकार इस तरह के बिल या ये लेकर आती है, नो डाउट पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में फैसले होते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की भी राय ली जाती है सर इसमें? फेडरल जो प्रिंसिपल्स है, फेडरल गवर्नेंस का जो तरीका है, उसमें तो स्टेट्स को भी कंसल्ट किया जाना चाहिए जी। पंजाब में आप समझते हैं अन्न का भंडार है जी, 2 रोटी तो सबको मिल रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। रोज़गार भी अगर हर जैसा भी छोटा है या बड़ा है, रोज़गार के साधन भी हैं कि तकरीबन अगर 30 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है पंजाब की, उसमें से 3 मिलियन जी 3 करोड़ में से 30 लाख लोग बाहर से आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फिजिकल फेडरलिज्म जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, संघवाद की जो हम बात करते हैं, राजकोषीय संघवाद की, तो ये कोई मुख्य ज़बानी वाली बात नहीं है। ये सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसमें समय समय पड़ने पर अमेंडमेंट भी करी जाती है। हाँ, समय समय पर कहीं सब उसमें रिफॉर्म्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं जी। जो चीज़ एक बारी नेशनल फाइनेंस कमीशन ने 5 साल के बाद बोल दी, उसमें तो कोई तरमीम या कोई बदलाव नहीं होता है। जी जी। भारत सरकार की स्कीमों में बदलाव होता है। जी। जैसे अभी बहुत ही रीसेंट सबके ज़ुबान पर है, सब लोगों को पता है, जो नरेगा का एक स्कीम थी, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, उसमें एक पहले से कमिटेड फंड मिलता था जी, जिसको अब राम जी शायद RAM जी अब जो है विकसित भारत रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बना दिया है। जी जी। पहले और अब वाले में फ़र्क कर दिया है। पहले एक प्री डिटरमिन्ड अमाउंट हर स्टेट को दिया जाता था, और जब जहाँ से भी डिमांड आती थी, पीपल हैड ए राइट टू डिमांड फॉर वर्क, एंड उनको पैसे काम भी दिया जाता था और काम के बदले में वेजेस भी दिए जाते थे। और जितनी जिस स्टेट की डिमांड होती थी, बजट बस भारत सरकार बढ़ा देती थी। वो डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था। जी जी। अब जो है वो असेसमेंट किया जाएगा, उसका तौर तरीका बदल दिया, उसको पॉलिसी और प्रोग्राम बेस्ड कर दिया है। अब ये भारत सरकार तय करेगी किस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किस काम की ज़्यादा डिमांड या प्रेशर या एक सेंसिटिविटी है किस स्टेट में, वो प्रोजेक्ट तय करेंगे और उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा तय करेंगे। सो एक डिमांड ड्रिवन ना होकर सप्लाई ड्रिवन हो गया है। तो ये जो अमेंडमेंट है, एक एक्ट में भी, क्योंकि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे एक मनरेगा एक्ट बना था 2005 में, उसमें अमेंड करके मौजूदा सरकार ने किया है। तो एक्ट अमेंड हुआ, एक्ट का मतलब पॉलिसी अमेंड हुई, पॉलिसी गाइडलाइंस अमेंड हुई, दिशा निर्देश अमेंड हुए। अब जो नए दिशा निर्देश से नरेगा में काम होगा, तो ये अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट के अख्तियार में है या भारत सरकार के, वो अमेंडमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन एक है कि उसके कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई वायलेशन हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, आपने मनरेगा की बात करी, जिसको अभी विकसित भारत के नाम से आगे विकसित भारत रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम करना बनाया गया। उसमें जो सर अखबारों में मैंने पढ़ा है, स्टेट गवर्नमेंट्स कहती हैं कि पहले उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा थी, स्टेट को कम शेयर देना पड़ता था। अब उन्होंने जो नया फार्मूला दे रहे हैं, उसके अंदर स्टेट्स को अपना शेयर ज़्यादा देना पड़ेगा। कुछ इसके बारे में सर थोड़ा सा बताओ। वो भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब सप्लाई बेस्ड हो गया है। अगर भारत सरकार के पास साधन कम है जी, तो अगर काम बहुत बड़ा कोई करने वाला है या स्टेट की कोई प्रेसिंग डिमांड ज़्यादा है, तो उन्होंने ये तय किया है कि हम तो 60% तक देंगे, 40% जो है वो जो है स्टेट्स गवर्नमेंट को डालना पड़ेगा। जो शेयरिंग बेसिस पे सेंट्रल प्लान स्कीम होती थी, उसी के तहत इसको ले आए। पहले जो है सप्लाई डिमांड ड्रिवन था, जितनी किसी स्टेट की डिमांड होती थी, वो पैसा कानून के तौर पे, पार्लियामेंट के बने कानून के तौर पे भारत सरकार को देना पड़ता था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टाफिंग की 10% तक रिक्वायरमेंट होती थी, 90% पैसा भारत सरकार से आता था। बिल्कुल ठीक अब वो जो स्टेट्स का शेयर बढ़ गया है, और जैसे मैंने कहा कि सप्लाई ड्रिवन हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, और उनको ये लगता है कि जो डिमांड है, डिमांड जितनी स्टेट्स की बढ़ती चली जा रही है, वो डिमांड के हिसाब से जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए, शायद नहीं हो रही, या क्रिटिकल एरियाज़ में ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
बहुत सारे स्टेट्स ने, खासतौर के कोस्टल स्टेट्स में, या पंजाब में इसलिए कि पंजाब में बहुत ज़्यादा 14,000 से ज़्यादा किलोमीटर नहरें हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक नरेगा में सबसे बड़ा और आसान काम कर लिया प्लांटेशन वाला जी। तो बहुत ज़्यादा पैसा प्लांटेशन में चला गया, जी। जबकि रूरल रोड्स में, रूरल हॉस्पिटल्स में, रूरल स्कूल्स में, रूरल वेट डिस्पेंसरीज में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जितना पैसा जाना चाहिए था जी। वो नहीं गया। जी। तो उस चीज़ को देखते हुए जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है रूरल एरिया की, तो भारत सरकार अब जो शायद अभी तक मतलब बात पूरी क्लियर नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंट अभी 3-4 महीने हुए हैं इस बात को, जी। बजट सेशन में हुआ था, तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो क्लियर होगा क्रिटिकल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की असेसमेंट कौन करेगा, भारत सरकार करेगी या स्टेट सरकार करेगी। अगर स्टेट सरकार से पूछा जाएगा तो स्टेट सरकार उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड रखेगी, फिर भारत सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को नए नरेगा, नए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो विकसित भारत 2047 के लिए बनाया गया है उसके अंदर उसको असेस करेगी, और असेस करने के बाद उनके पास जितने साधन होंगे, जो उसकी बजट एलोकेशन होगी, उसमें से हर स्टेट के डिमांड को देखते हुए प्रोपोर्शनेट ग्रांट्स मिलेंगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले डिमांड को वो पूरा करना ही पड़ता था, एक लीगल बाइंडिंग प्रोग्राम था वो राइट बेस्ड प्रोग्राम था। वो राइट बेस्ड प्रोग्राम को इन्होंने ख़त्म किया, जो कोई देखो एक स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिक्स में भी और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्कूल ऑफ थॉट जो होते हैं इकोनॉमिक्स वाले भी, जो प्योर इकोनॉमिक्स वाले हैं वो तो इस चीज़ को जो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था उसको अपोज करते हैं। ठीक है जी। वो सोचते हैं कि साधनों की जो लेस क्रिटिकल या कह लो कि लेस ऑप्टिमल एरियाज है वहाँ खर्च हो रहा है, जो कि नहीं कर सकता जी। आफ्टर रिसोर्सेज कम होते हैं और देश हमारा गरीब है, अभी इतना बड़ा अमीरी नहीं है कि हम हर जगह पे पैसा मतलब बेफजूली जिसको कहते हैं फजूल खर्चा करें। ठीक है जी। लेकिन दूसरा जो सोशोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं या जो समाजवाद में ज़्यादा विश्वास रखते हैं वो ये कहते हैं कि लोगों को एक हक मिला था रोज़गार का, जी जी, वो रोज़गार का हक आपने वापस ले लिया। जी, तो कंट्रोवर्सी ये है कि रोज़गार का हक वापस नहीं लेना चाहिए। जी, राइट बेस्ड गवर्नेंस चलानी है या सप्लाई बेस्ड गवर्नेंस चलानी है। प्योर जो अर्थशास्त्री हैं वो सप्लाई बेस्ड पे करते हैं कि जितनी पैर उतना ही पसारो जितना आपके पास साधन है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे बात कहते हैं कि नहीं, लोगों आपके पास साधन नहीं है या आप साधन को डिफरेंट सेक्टर्स में खर्च कर रहे हो, लोग भूखे क्यों रहे, लोग बेरोजगार क्यों रहे। पहले लोगों के लाइवलीहुड का प्रबंध करो और वो डिमांड लोगों की जो लाइवलीहुड की डिमांड्स हैं, जो रोज़गार की डिमांड है, पहले उसे पूरा करो। तो ये एक डिबेट चल रही है, कुछ ना कुछ अच्छा ही हल निकलेगा इसका। सर आपने नरेगा की बात करी, नरेगा में जो जितना का मैं समझ पाया, पहले नरेगा में ये समझा जाता था जी कि गांव के लोगों को गांव के अंदर ही रोज़गार दे दो, किसी तरीके से उनको पैसे दे दो यार। और वो जैसे कि सुनने में आया, खबरों में भी आया कि जी सरपंच के पास जो उसके पास पावर है वो किसी भी काम के यार किसी तरीके से उस आदमी को शाम को दिहाड़ी देनी है। इनडायरेक्ट वे ये था कि उसको लाइवलीहुड उसके गांव में मिल जाए। काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, जो आप अभी बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन बेस्ड नहीं था। और दूसरी बात ये जो आपने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेकर इस सिस्टम को चेंज कर लिया, 10-90 की पॉलिसी को 40-60 पर ले आए। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि जब ये केंद्र सरकार इस तरह के बिल जहाँ ये लेकर आती है, नो डाउट पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में फैसले होते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की भी राय ली जाती है सर इसमें? जी देखो, लेनी चाहिए। फेडरल जो प्रिंसिपल्स है, फेडरल गवर्नेंस का जो तरीका है, उसमें तो स्टेट्स को भी कंसल्ट किया जाना चाहिए जी। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ फिस्कल फेडरलिज्म की बात है जी, दूसरी तरफ फिस्कल प्रूडेंस की बात है। ठीक है जी। प्रूडेंस में कई बारी सरकारें इस पशोपेश में फंस जाती हैं कि अगर फिस्कल प्रूडेंस करनी है तो आप ऐसे कामों के लिए पैसा क्यों दे रहे हो जी, भले ही वो राइट बेस्ड डिमांड है जी, मुझे मेरा हक है, मुझे रोज़गार मिलना चाहिए जी, लेकिन रोज़गार के देने का तरीका भी तो कोई लॉजिकल होना चाहिए। ये प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, जिससे प्रोडक्टिव एसेट्स बढ़े। बिल्कुल ठीक है। जिससे कैपिटल एसेट्स बढ़े। बिल्कुल ठीक है। जिसमें लोगों के लिए सर्विसेज बढ़े जी, ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए जी। लेकिन दूसरी तरफ खर्चा होए चले जा रहा है, रिसोर्सेज आप खर्च किए चले जा रहे हो, लोगों का ना सुविधा बढ़ रही है, लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, तो ओवरऑल प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ रहा। तो ये चीज़ें देखो सरकार के लिए इन चीज़ों के लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल तो होता है जी। लेकिन एक पुराना सच है
कि जब कभी भी किसी को कोई हक मिलता है, जी राइट्स मिलता है, फंडामेंटल राइट्स है, जी आपका फंडामेंटल राइट है, आपको राइट टू स्पीच है, जी ठीक है ना, हाँ जी हाँ राइट टू रोम अराउंड है। जी जी लेकिन राइट टू स्पीच में ये तो नहीं है कि आप किसी को गाली दे दोगे। बिल्कुल ठीक है जी ऐसे बिल्कुल ही ठीक है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का जो हक दिया गया नरेगा में, जी। उसमें अगर किसी को फजूल में पैसा दिया जा रहा है, ठीक है उसका जी मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जी जी या एक तो वो हकदार नहीं है फिर भी दिया जा रहा है, जी दूसरा ये है कि जिस काम के लिए आप, जिस काम के थ्रू जिस तरीके का रोजगार बना के दे रहे जी। हो, उस काम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो जी ये जो उसमें गैप थे नरेगा वाले में, जिसके ऊपर बहुत जोर दिया गया जब अमेंडमेंट किए गए, जी इन गैप्स को चेक करने के लिए बेहतर होता कि सारे स्टेट्स की जैसे जीएसटी काउंसिल बनी है, जी एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी Yes, काउंसिल बनती, yes, yes. स्टेट्स की काउंसिल बनती, जी, स्टेट जी। के सारे जो मिनिस्टर्स या मुख्यमंत्री बैठ के जी विचार करते जी। कि यस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जी हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज से जो एम्प्लॉयमेंट देनी है, जी जो लाइवलीहुड असिस्टेंस देनी है, जी जो रहने के लिए सपोर्ट गरीब आदमी को करनी है, वो ऐसे तरीके से किया जाए कि हमारे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाए, जी हमारे गांव और शहरों दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, जी। लेकिन पैसे भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो और लोगों को रोज़गार भी मिले। बिल्कुल। तो ये जो अभी गैप है, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में इस पे काफ़ी स्टेट्स और सेंटर में डिस्कशंस होंगे, होगी, जी। डिबेट होगा, जी। तो कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा। जी जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था नरेगा, उसको हटा के ज़्यादा प्रूडेंट यूटिलाइजेशन नरेगा फंड्स का कैसे किया जाए, इसके ऊपर कोई ना कोई नया तरीका बनेगा। तो ये जैसे सर अभी हमने बातचीत में कहा, सबको वैसे पता है कि हमारा कंट्री बहुत विशाल कंट्री है, हर स्टेट की पेक्यूलियर सिचुएशन है, पेक्यूलियर पोजीशन है, उसके खर्चे भी अलग तरह के हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग तरह की हैं। तो ये मेरे पूछने का मतलब यही था कि अगर केंद्र सरकार बैठे वहाँ फैसला कर लेती है कि ये नरेगा का पैसा इस तरीके से सिस्टम से देना है, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स की उसमें नाराज़गी आती है। दूसरी बात जो हम ये कहते हैं कि जी उस पार्टिकुलर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट सेम थी, उनको फ़ायदा हुआ, तो नरेगा तो फिर ये यूनिवर्सल लॉ बना जी कि सरकार किसी की हो, पूरी स्टेट का सर वही लागू होगा जी। देखो, जब अब प्रोजेक्ट ड्रिवन या असेसमेंट ड्रिवन या सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम आ गया जी तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। रहेगी। आप पंजाब ने भी एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब में भी 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भेजे, जी हरियाणा ने भी भेजे। जी अब पंजाब जो भेजता है, पंजाब की सरकार तय करती है कि हमारे लिए क्रिटिकल है, जी हरियाणा के लिए तय करता है। जी लेकिन अब ये किसका प्रपोजल, जी। किसकी डिमांड ज़्यादा क्रिटिकल है, जी किसकी तजवीज़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी। ये जो केंद्र- एक इसमें फिर थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिविटी होती है, जी इसमें ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। वो जो लीगली बाउंड था कि डिमांड देना ही देना है, जी अगर आपकी गाइडलाइंस पूरी होती हैं तो अगर स्टेट की डिमांड 2,000 करोड़ की आप ना नहीं कर सकते। जी लेकिन अब जो थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिशनरी एलिमेंट आ गया है, एक सब्जेक्टिव एलिमेंट आ गया है कि ये तय करना है कि क्या चीज़ क्रिटिकल है, किसकी डिमांड ज़्यादा प्रेसिंग है, ठीक है जी। किस के स्टेट में ज़्यादा गरीबी है, गुर्बत है रूरल एरिया में, या किस में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स अलग अलग हैं। आप पंजाब को पूछोगे तो हम 10%, 10-12% पॉवर्टी रेट बताते हैं। जी पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूछोगे तो वो कहेंगे 6% आपका। जी हम यहाँ पे 4 लाख लोग येलो कार्ड होल्डर्स होते थे, किसी जी, पे जी, गरीबों जी। को मिलते थे पीले कार्ड, जी। तो हम कहते हैं 5 लाख लोग हैं। भारत सरकार कहती नहीं, उनके सर्वे के हिसाब से 3 लाख है। 3 लाख हैं जी। तो इसमें लोकल कंडीशंस के असेसमेंट में स्टेट के और सेंटर के असेसमेंट में फ़र्क होता है, और अल्टीमेटली जो सेंटर का असेसमेंट है वो प्रिवेल करेगा। जी बात वहीं आ गई, क्योंकि पैसा उनका पैसा है उनका है जी। और कानून उनका है, जी। और वो चाहेंगे वो बिल्कुल। देखो, बहुत कम बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के साथ फ़र्क करे, जी लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, होता है। लेकिन ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते नहीं है। ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग आफ्टर ऑल भारत सरकार भी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो उस ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का जितना पंजाब में इंटरेस्ट है उतना तो पंजाब भी भारत का हिस्सा ही है। जी 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 तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादा जो जिम्मेवारी है वो स्टेट्स की है। जी जी जब एक चीज़ कह दिया गया कि आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे,
जो जिसको कहते हैं कि फ्रूगल बेवजह पैसा नहीं खर्च करोगे, या ऐसे काम पे पैसा नहीं खर्च करोगे जो रूटीन में वैसे ही हो जाते हैं। जी जी तो इसलिए ये चीज़ जो भारत सरकार ने एक डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन या एक वित्तीय डिसिप्लिन लाने की, अनुशासन लाने की कोशिश की है, करिए। इस अनुशासन को स्टेट्स को भी मानना चाहिए। अब ये सर जो अनुशासन की आप बात कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है कि जो मौजूदा सरकार है वही कर रही है। आपका तो काफ़ी तजर्बा रहा है, मेरे ख्याल सभी सरकारें जो पहली सरकारें थी वो भी करती रही होंगी इस तरह की जी बातें। देखो, समय समय पर फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन जी किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये होता रहा है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो या स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत कम लीडर या बहुत कम सरकारें या बहुत कम प्रशासनिक ढांचे ऐसे हुए हैं जी जो एक शॉर्ट टर्म से ज़्यादा सोचे। जी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कमज़ोरी है कि हम 5 साल से आगे सोचते नहीं हैं। ठीक है जी। और पंजाब में ख़ास तौर में ये दिक्कत आ रही है जी कि पंजाब में अब दूर की सोचने की बात है। जी शॉर्ट टर्म में तो सबकी डिमांड पूरी है। जी पंजाब में आप समझते जी। हैं, अन्न का भंडार है, जी 2 रोटी तो सबको मिल रही मिल रही है, है। ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी। रोज़गार भी अगर हर जैसा भी छोटा है या बड़ा है, रोज़गार के साधन भी हैं। अगर ऐसा कोई नहीं करना कि- चाहता है तो काम है आपको जी। इस बात से जानकारी है, सारी दुनिया जानती है कि तकरीबन अगर 30 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है पंजाब की, जी उसमें से 3 मिलियन जी नफरी 3 करोड़ में से 30 लाख लोग बाहर से आके यहाँ मजदूरी कर रहे कर हैं। रहे हैं जी। बिहार से आते हैं, यूपी जी, से आते जी, हैं, उड़ीसा से आते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, जी लेकिन रोज़गार किस कैटेगरी का है, कौन कर सकता जी, है, जी। कौन नहीं कर सकता, वो एक इशू है। जी जी तो स्टेट्स को भी चाहिए कि लोकल जो प्रेसिंग डिमांड्स हैं उनको क्रिटिकल तरीके से देखा जाए और अपने लोगों की जो अच्छी, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी मांगे हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और साधनों की जो है बिना वजह खर्च ना किया जाए। साधन भी आफ्टर लिमिटेड है। भारत सरकार भी कहाँ से लाएगी साधन? बिल्कुल ठीक है। वो भी तो आपका पैसा है, मेरा पैसा है। बिल्कुल। भारत सरकार अगर स्टेट्स को ज़्यादा डिमांड मानेगी या स्टेट्स की पॉलिटिकल इश्यूज़ को मानेगी और शॉर्ट टर्म डिमांड्स पे ज़्यादा जोर देगी, लॉन्ग टर्म कुछ सोचेंगे नहीं, तो भारत सरकार क्या करेगी? आप और मेरे पे टैक्स लगा देगी। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं ना होती है। देखो सुरेश कुमार जी, जो आपने भी बात कही कि भारत सरकार की भी लिमिटेशन है, अल्टीमेटली लोगों के ऊपर लगा हुआ टैक्स का पैसा इकट्ठा होके केंद्र सरकार को या स्टेट की गवर्नमेंट को जाता है। वो जो मौजूदा सरकारें होती हैं वो उस समय के कस्टोडियंस हैं जो कि उसको समय की रिक्वायरमेंट के था उसको बांटते हैं।